नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल 2022 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, और कई सारे ऐसे फैक्टर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे जिसके बदौलत ये कहा जा सकता है कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं जो है लो रह सकता है। जी हाँ, बहुत बड़े फैक्टर हैं जो ये डिसाइड कर सकते हैं कि कट ऑफ कहीं ना कहीं लो रहेगा 2022 सीजीएल के लिए। तो वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, और अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल इसके बाद आपको जो है ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत रहेगी, और आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है, और उसमें 7,541 बच्चों को जो है सिलेक्ट कर लिया गया है। इन लोगों को जो है फाइनल सिलेक्शन हो गया है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये जो 7,541 बच्चे हैं, कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं है। ये एक तरीके से आप कह सकते हो, ये जो सबसे ऊपर के टॉप बच्चे हैं ना, ये वो वाले बच्चे हैं। तो आप एक बात समझ सकते हो खुद के कॉमन सेंस से कि ये 7,541 बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो आने वाले 2022 वाले जो सीजीएल 2022 का वेब फाइनल रिजल्ट आना है, उसमें ये 7,500 बच्चों में से कई बच्चे ऐसे होंगे, बहुत बच्चे ऐसे होंगे, मेरा खुद का पर्सनल ऐसा मानना है कि करीब इसमें से 5,000 के लगभग ऐसे बच्चे होंगे जो पोस्ट प्रेफरेंस शायद ना दें, और अगर देते भी हैं तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो लोअर पोस्ट है जैसे कि पीए और ऐसे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, इन पोस्टों के लिए अपनी प्रेफरेंस नहीं देंगे क्योंकि दे आर ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑन हायर पे ग्रेड की जो जॉब्स हैं उनके लिए वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उनको पीए और ऐसे की जॉब्स के लिए वो अपना आगे पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देंगे। सबसे पहला ये फैक्टर निकल के आता है कि जो क्रीमी 7,541 बच्चे हैं, जो ऊपर के टॉप बच्चे थे, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हैं, और इसमें से बहुत बच्चे, करीब 5,000 के लगभग ऐसे बच्चे हो गए जो आगे जो है पोस्ट प्रेफरेंस जब देंगे 2022 सीजीएल में, वो कहीं ना कहीं छोटी पोस्टों को प्रेफर नहीं करेगी। तो सबसे पहला फैक्टर तो ये हुआ जो कट ऑफ कम रखने में सहायक होगा। दूसरा जो फैक्टर है वो है बॉस कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर। कंप्यूटर ने बॉस ऐसा बैंड बजाया है ना बच्चों का, आप लोग कह सकते हो कि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एक क्रूशल रोल प्ले करने वाला है। जो विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो डाटा प्राप्त हुआ है उसमें आप समझ सकते हो कि जो बच्चे जिनका 300 प्लस मार्क्स थे ना, जो 300 प्लस मार्क्स कर रहे थे, उनमें से करीब 500 बच्चे, जी हाँ 500 बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर में फेल हो गए हैं। अब आप समझ सकते हैं जो 500 बच्चे हैं जो एक तरीके से 300 प्लस मार्क्स ला रहे थे, यानी कि अच्छा खासा स्कोर कर रहे थे, टॉप बच्चों की प्रायोरिटी में आ रहे थे, उनमें से 500 बच्चे केवल कंप्यूटर की वजह से फेल हो चुके हैं। यही नहीं, वो बच्चे जो 260 प्लस स्कोर कर रहे थे, जी हाँ 260 प्लस स्कोर करने वाले बच्चों में 4,000 बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर में फेल हो चुके हैं। जी हाँ, 4,000 बच्चे ऐसे जो कंप्यूटर में फेल हुए हैं 260 स्कोर करने वालों में। आप समझ सकते हो कितना बड़ा ये नंबर है। ऑब्वियसली बहुत बड़ा नंबर है ये, अगर देखा जाए तो। निश्चित रूप से कंप्यूटर जो है फाइनल कट ऑफ डिसाइड करने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है, और लोग बात कह रहे हैं कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे ये पर्सनली, मैंने जब नोटिफिकेशन देखा तो मुझे इस बारे में नहीं देखा कि कंप्यूटर में कहीं भी नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, तो मेरे हिसाब से तो कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान नहीं है। आगे देखते हैं क्या हो सकता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग जानते हैं कि पीए और एसए, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो फाइनल रिजल्ट बनेगा उसमें कंप्यूटर की एक हायर कट ऑफ, जी हाँ एक हायर कट ऑफ डिसाइड की जानी है। पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट वगैरह की जो पोस्ट है उनके लिए कंप्यूटर की एक हायर कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। तो आप ये मत समझिए आप जनरल में और आपके 18 मार्क्स है तो आप कंप्यूटर में पास है। कम से कम मैं आपको बताना चाहूँगा 25 मार्क्स जिसका है ना कंप्यूटर पे, वो अपने आप को थोड़ा सिक्योर मान सकता है, क्योंकि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर की एक हायर कट ऑफ ज़रूर ली जाएगी। इसी के साथ साथ जो
तीसरा फैक्टर है जो कट ऑफ को कम रखने में सहायक हो सकता है, वो है बॉस टाइपिंग। जी हाँ, टाइपिंग को आप आसानी से और हल्के में नहीं ले सकते। टाइपिंग एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करने वाली है। क्यों प्ले करने वाली है मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि 20% एरर अलाउड है जनरल कैटेगरी के लिए टाइपिंग में, मैक्सिमम एरर। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉर द डेक्स वाली जो पोस्ट है जिसके लिए कंप्यूटर टाइपिंग प्रेफर की जाती है, मांगी जाती है, उसमें जनरल के लिए मात्र 5% एरर अलाउड किया जाता है। एरर जो है वो अलाउ किया जाता है। 5 एरर से ज़्यादा आप एरर नहीं ले सकते। तो जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि पोस्टल असिस्टेंट और जो सॉर्टिंग असिस्टेंट की फाइनल कट ऑफ आएगी ना, इसमें टाइपिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है। वो इस वजह से करने वाली है क्योंकि मात्र 5% एरर अलाउ किया गया है टाइपिंग में। आप समझ सकते हैं जनरल कैटेगरी के हैं अगर आप, तो 5% एरर आपका अलाउ किया गया है पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, टाइपिंग के लिए। तो ऑब्वियसली टाइपिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाली है फाइनल कट ऑफ डिसाइड करने के लिए। तो अगर आपके टाइपिंग में 2000 की डिस्प्रेशन जो है वो मांगे गए थे, इसमें से अगर आपके कंफर्म 1900 की डिस्प्रेशन है, तो आप खुद को किसी भी पोस्ट के लिए, छोटी सी छोटी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि 5% एरर है, मात्र 5% एरर अलाउ किया गया है। तीसरा जो फैक्टर हुआ वो टाइपिंग हुई, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है CGL 2022 के रिजल्ट के लिए। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो चौथा फैक्टर है, वो है पोस्ट प्रेफरेंस। जी हाँ, पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को पता है, मुझे पता है, सभी लोगों को पता है कि करीब 19 से 20 हज़ार जो जॉब्स हैं इस बार, वो आपकी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की होने वाली है। जी हाँ, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की होने वाली हैं आपकी 19 से 20 हज़ार जॉब्स। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैं पेपर देने गया और मैंने और भी बच्चों से जब जानकारी प्राप्त करी, तो मुझे कई सारे बच्चे ऐसे मिले, मतलब आप ये समझ सकते हैं, मुझे एक बहुत बड़े स्तर पे बच्चे ऐसे मिले जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट है, या ऐसे भी बच्चे मुझे मिले जो टैक्स असिस्टेंट भी था। एक बच्चा तो मुझे जो मिला था वो ऑलरेडी टैक्स असिस्टेंट के रूप में जो है काम कर रहा था। तो वो कह रहा था, इन लोगों से मेरी बात हुई, ये पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो ऑलरेडी है, इन सभी लोगों से मेरी बात हुई। इन्होंने मुझसे कहा कि बॉस, मैं जो हूँ, मैं सिलेक्टेड हूँ ऑलरेडी। 2018 से सिलेक्टेड था CHSL से, कोई 2019 से सिलेक्टेड था। तो इन्होंने कहा बॉस, हम लोग जो है ना ऑलरेडी पोस्टल असिस्टेंट पे जो है सिलेक्टेड है। जब पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाएगी ना CGL 2022 के लिए, जब CGL 2022 के लिए पोस्ट प्रेफरेंस मांगी जाएगी, तो हम लोग पोस्टल असिस्टेंट को जो है प्रेफर नहीं करेंगे। हम लोग पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देंगे ही नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ये पेपर दिया है CGL 2022 का, वो हम लोगों ने हायर कोई पोस्ट के लिए दिया है। अगर हम लोगों को कोई हायर पोस्ट मिलेगी तो हम लोग प्रेफर करेंगे। अब बाकी पोस्टल असिस्टेंट तो हम ऑलरेडी हैं, हम बार बार पोस्टल असिस्टेंट क्यों बनेंगे, ये मेरी बात हुई। इसी प्रकार से जो बच्चा वो TA था, टैक्स असिस्टेंट था, उससे भी मेरी बात हुई। उसने कहा बॉस, मैंने भी ये जो पेपर दिया है, अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं ऑलरेडी TA हूँ, वो मुझसे बोला, तो मैं जब पोस्ट प्रेफरेंस दूंगा तो मैं क्यों बनूंगा भाई पोस्टल असिस्टेंट, मैं तो नहीं बनूंगा। मैं यहाँ जो है पेपर देने आया हूँ, मैं तो उसने मुझसे बताया कि मैं यहाँ जो है पेपर देने आया हूँ और मेरा जो है एम है वो है एक्साइज इंस्पेक्टर बनने का। तो अगर मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बनता हूँ, इतने मार्क्स आते हैं मेरे कि मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बनूँ, तभी मैं पोस्ट प्रेफरेंस उस हिसाब की दूंगा, मैं PA भरूंगा ही नहीं, उसने मुझसे कहा। तो मुझे बात का एक अंदाज़ा हुआ कि ऐसे कई सारे बच्चे आने वाले हैं, बहुत बड़े स्तर पे ऐसे बच्चे आने वाले हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, और एक बहुत बड़े स्तर पे ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट के रूप में जो है काम कर रहे हैं। वो दोबारा से CGL 2022 से क्यों ही बनेंगे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट दोबारा से, जब वो ऑलरेडी 2018 या 19 CHSL से सिलेक्टेड है। एक और बात आप कह सकते हैं कि बॉस, इस वजह से भी तो वो बन सकते हैं, मान लो कोई पोस्टल असिस्टेंट है और उसकी जो है पोस्टिंग कहीं कर्नाटक में है, मान लेते हैं जो है कर्नाटक में वो पोस्टेड है। अब वो इस बार 2022 में उसके अच्छे नंबर आते हैं, पोस्टल असिस्टेंट जो है बनता है, और वो अपनी पोस्टिंग अपने होम सिटी में लेना चाहेगा। इस वजह से बॉस, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पोस्टल असिस्टेंट जो है वो 2400 गेप रेट की
2400 गेप रेट की जीपी की जॉब के अंतर्गत आता है। अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी पोस्टल असिस्टेंट है और वो अपनी जॉब छोड़ के कोई दूसरी जॉब करने के लिए जो है जाता है, कोई दूसरी जॉब करने के लिए जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका जो पे ग्रेड हो ना वो 2400 से ज़्यादा का हो, तभी उसको रिलीव किया जाएगा। अन्यथा उसको अन्य जॉब के लिए रिलीव नहीं किया जाएगा, एनओसी लेना पड़ता है बॉस। जी हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो उसको एनओसी नहीं दी जाएगी। तो एक और बात आप इससे ऐसे समझ सकते हैं कि जो ऑलरेडी पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट बना हुआ है बच्चा, वो दोबारा से पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट कैसे बन सकता है, जबकि उसे एनओसी मिलेगी ही नहीं। उसको एनओसी मिलेगी ही नहीं सेम ग्रेड पे के लिए, तो उसकी ग्रेड पे जो है हायर होनी चाहिए। जी हाँ, जब हायर ग्रेड पे होगा उसका तो उसको एनओसी दी जाएगी। साथ में एक और बात आप समझ सकते हैं, जो व्यक्ति ऑलरेडी 2018 से मान लीजिए पोस्टल असिस्टेंट में या सॉर्टिंग असिस्टेंट में सिलेक्टेड है, सीएचएसएल 2018 या 19 से या इसके पहले से भी या बाद से भी, तो इन 4-5 सालों में उसका जो तनख्वाह होती है, जो अपना सैलरी होती है, उसमें कई सारे इंक्रीमेंट लग गए होंगे। जी हाँ, इसमें इंक्रीमेंट लग गए होंगे इतने टाइम में। अब बॉस इसमें अगर इंक्रीमेंट लग गए होंगे तो ऑब्वियस बात है कि जो उसकी बेसिक सैलरी थी, जो शुरुआत में उसकी जो सैलरी थी, वो अब ज़्यादा हो गई होगी, क्योंकि इंक्रीमेंट लगने के बाद उसकी सैलरी में जो है इंक्रीमेंट लगा होगा, तो सैलरी जो है ज़्यादा हो गई होगी। अब अगर उसकी सैलरी ज़्यादा हो गई है किसी बच्चे की, तो आप मुझे एक बात बताइए, वो दोबारा से सेम पे ग्रेड की जॉब पर आएगा और दोबारा से ज़ीरो इंक्रीमेंट के साथ शुरू करेगा, तो वो ऐसा क्यों ही करेगा आप बताइए? ऑलरेडी जो उसके इंक्रीमेंट लग चुके हैं सारे नल एंड वॉइड हो जाएगी, ये किसी काम की नहीं रहेगी, ये सब बेकार हो जाएगी उसके लिए, और दोबारा से ज़ीरो इंक्रीमेंट के साथ उसको इस जॉब पर आना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, आप लोगों को इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो बच्चा ऑलरेडी कहीं न कहीं सिलेक्टेड है या ऑलरेडी कहीं न कहीं जॉब कर रहा है, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट बन के भी जॉब कर रहा है, वो आगे आने वाले समय में 2022 सीजीएल में जब अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देगा, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए नहीं देगा, वो कोशिश करेगा कि मैं किसी हायर जॉब के लिए, जी हाँ, कोई बड़े स्तर की जॉब के लिए, कोई हायर जीपी की जॉब के लिए अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दूँ। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जो 20,000 19,000 20,000 जो वैकेंसीज़ हैं आपकी पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की, इनमें जो है कई बच्चे ऐसे होंगे जो पोस्ट प्रेफरेंस देंगे ही नहीं, क्योंकि दे आर ऑलरेडी सिलेक्टेड ऑन दी पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट, ठीक है ना? ये चीज़ समझना होगी, इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसी के बाद चर्चा करने वाले हैं कि फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मैं आपसे श्योरली ये बात कह सकता हूँ कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं और आपका मार्क्स 260 के करीब बन रहा है, रॉ स्कोर अगर आपका 260 के करीब बन रहा है, तो आप अपने आप को भी सेफ मान सकते हैं। ओबीसी के हैं तो आपका अगर मार्क्स 258 के लगभग बन रहा है रॉ स्कोर, तो आप अपने आप को भी सेफ मान सकते हो। ईडब्ल्यूएस के हैं तो अगर आपका मार्क्स जो है वो 255 के लगभग भी बन रहा है, जी हाँ, 255 के लगभग भी बन रहा है, तो आप अपने आप को भी सेफ मान सकते हो। इसके बाद अगर आप एससी कैटेगरी के हैं, जी हाँ, एससी कैटेगरी के और आपके मार्क्स 240 बन रहे हैं, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ मानिए। साथ ही अगर आप एसटी कैटेगरी के हो, आपके मार्क्स 230 के लगभग जा रहा है रॉ स्कोर, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे। पीडब्ल्यूडी अगर आप कैंडिडेट हैं, जी हाँ, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो आपके मार्क्स अगर 200 के लगभग है भाई, 200 के लगभग है, तो आप ये समझ सकते हो कि आप अच्छी खासी स्थिति में हो। और ईएसएम अगर आप हैं, जी हाँ, एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, ईएसएम अगर आप हैं, तो और आपके मार्क्स 150-160 के लगभग हैं, जी हाँ, 150-160 के लगभग, तो आप लोग सेफ हैं, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक और फैक्टर है जो कट ऑफ डिसाइड करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, वो है बॉस आपका नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है जब कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, सीधे साफ शब्दों में बताना चाहूँगा कि अगर आप 7 मार्च वाली शिफ्ट के हैं, जी हाँ, 7 मार्च वाली अगर आप शिफ्ट के हैं, तो आप उम्मीद मत करिए कि आपको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। आपके लिए नॉर्मलाइजेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता चल गया है कि 7 मार्च की शिफ्ट ईजी थी और नॉर्मलाइजेशन जो है
मेरा ऐसा मानना है कि 7 मार्च की शिफ्ट को बेस लेकर ही किया जाएगा। तो 7 मार्च वाले बच्चे जो हैं वो ये समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन में आप ज़्यादा उम्मीद मत कीजिए। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 3 मार्च की शिफ्ट के हैं, जी हाँ, इम्पोर्टेंट बात है ये, अगर आप 3 मार्च की शिफ्ट के हैं तो आप नॉर्मलाइजेशन में एक अच्छा खासा मार्क्स समझ सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि करीब 10-12 मार्क्स आपका आराम से बढ़ सकता है अगर आप 3 मार्च की शिफ्ट के हैं और आप कहीं न कहीं 250 या 60 के लगभग स्कोर कर रहे हैं, तो आपका 10-12 मार्क्स बढ़ सकता है, क्योंकि ये ना नॉर्मलाइजेशन कोई मैं अपने मन से तो बता नहीं रहा, ये जो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर डाटा कलेक्ट किया गया है, उसके आधार पर बताया जा रहा है कि 3 मार्च की शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ रही। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बाकी शिफ्ट से जो औसत लगाया गया, जो बाकी शिफ्ट में औसत आया है बच्चों का, जैसे 2 मार्च में आप देख सकते हैं 270 के करीब बच्चों का औसत आ रहा था। 3 मार्च को देखा जाए तो 261 के करीब औसत बन रहा था। 6 मार्च की शिफ्ट के दिन देखा जाए तो ये जो है औसत करीब 268 के लगभग बन रहा था, और 7 मार्च की शिफ्ट के दिन अगर आप देखेंगे तो आपका 272 तक औसत जा रहा था। अब आप समझ सकते हैं यार कितना अंतर है। जो 3 मार्च वाली शिफ्ट का बच्चा है जिसके 261 नंबर है, तो इसको कहीं न कहीं फ़ायदा होगा नॉर्मलाइज़ेशन का, और ये सब बात जो है डाटा के आधार पर कही जा रही है। तो अगर आप 3 मार्च वाले हैं तो आप समझ सकते हैं आपको नॉर्मलाइज़ेशन अच्छा खासा मिलेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, आगे के लिए तैयार रहिए, और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आखिरी मौका है और आगे कोई मौका नहीं आएगा। मुझे आशा करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।